जय हिंद डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट 7 जो है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और चैप्टर नंबर 11 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंग, और बोर्ड में अक्सर यहाँ से कुछ न कुछ पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो हम लोग उस टाइम को यूज कर लेते हैं कि क्या है। देखो, अगर बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो अभी तक आप इसको इतना बार पढ़ चुके होंगे कि कुछ ना कुछ आइडिया लग ही गया होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। सपोज कर लेते हैं अपने पास ये एक मेटल की कोई पीस है, या ऐसे बनाते हैं, ये अपने पास कोई एक मेटल की पीस है। सपोज कर लेते हैं ये मेटल की पीस है। इस मेटल की पीस पर हम क्या करते हैं कि एक रेडिएशन इमिट करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है। ये एनर्जी है एच न्यू। इस रेडिएशन की एनर्जी इस सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, या इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इस पूरी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हुआ है यहाँ पर, वो अपनी कुछ एनर्जी यहाँ तो इजेक्ट होने में खर्चा किया, जो ये एच न्यू एनर्जी है, इसका कुछ पार्ट क्या किया है, इसने इजेक्ट होने में खर्चा कर दिया है, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और बची हुई एनर्जी से इसके सरफेस पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम अभी उस सब की बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पता करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो कोई भी रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो चूंकि ये रेडिएशन के आने से इस मेटल के सरफेस पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। तो रेडिएशन का जो नेचर है वो लाइक एज फोटोन है। फोटोन के आने से इंसिडेंट होने से इस मेटल के पीस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन है। मतलब फोटोन की वजह से ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं कहूँगा कि ये मेटल के अक्रॉस एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं और पूरा एक इलेक्ट्रिकल सेटअप बना देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सेटअप से इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, और वो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा का पूरा क्लोज हो, तो फिर उसमें एक करंट फ्लो होता है। तो हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से इस सर्किट को कंप्लीट करके देखा कि एक करंट फ्लो हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और इस पूरे फेनोमेना को और इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो हो रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या बोलेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या है ये। देखो, मैंने आपको बताया कि कोई फोटोन किसी मेटल के पीस पर आता है, इंसिडेंट होता है, मेटल के पीस पर इंसिडेंट होता है। तो फोटोन जो होता है, वो जो रेडिएशन है उसका नेचर फोटोन लाइक है, मतलब उसको फोटोन माना जाता है, उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। तो फोटोन के आने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हुआ, उस करंट को फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है कि एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इमिट हो किसी मेटल के सरफेस पर। और क्यों इमिट हो, क्योंकि उस मेटल के सरफेस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया है, एक सफिशियंट हाई फ्रीक्वेंसी का, या कह सकते हैं कि एक सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का। तो उसके आने से उस मेटल के सरफेस पर जब इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो आया है, एनर्जी आया है, जो रेडिएशन आया है, इसे हम फोटोन लाइक बिहेव जिसको मानते हैं। तो उससे उस सर्किट अगर कंप्लीट करें, तो एक करंट फ्लो होता है जिसे हम फोटो करंट बोलते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैंने बार बार आपको बताया कि क्या होता है, अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, आप समझ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें जो कि आपकी मतलब एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी से रिलेशन रखता है और इंटेंसिटी के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम इसका ग्राफ वगैरह भी देखेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और बात आती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वन शॉट बिल्कुल आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रख बैठेंगे और इसको आप पढ़े भी होंगे तो समझ में आ भी रहा होगा। ये ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए हमने क्या देखा कि अगर अपने पास एक मेटल का पीस है, मेटल के पीस पर अगर हम एच न्यू एनर्जी की लाइट को या रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, तो हमने देखा कि इस मेटल के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया कि एच न्यू डैश फ्रीक्वेंसी, मतलब इस तरीके की एनर्जी की एक लाइट हम इजेक्ट करवाते हैं, तो देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या डेफिनेट एनर्जी से कम की एनर्जी की रेडिएशन को जब हम इस मेटल की सरफेस पर इजेक्ट करवाते हैं, इस मेटल की सरफेस पर इजेक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। बट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन एनर्जी की एनर्जी या उससे ऊपर की एनर्जी को जब हम इस मेटल के सरफेस पर इजेक्ट कर इंसिडेंट करवाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। तो जिस मिनिमम एनर्जी पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से इजेक्ट होने लगते हैं, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और उस एनर्जी से एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से कनेक्टेड होता है, तो उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, वो एक मिनिमम अब बोल सकते हैं कि वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, जिससे कि किसी मेटल के सरफेस पर जब पड़ती है तो मेटल का सरफेस वहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बेटे इसे न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं वर्क फंक्शन की, कि वर्क फंक्शन क्या है। तो हमने अभी देखा कि किसी मेटल के सरफेस पर एक एच न्यू फ्रीक्वेंसी की, एच न्यू एनर्जी की एक आई थी एच न्यू। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ कि एच न्यू एनर्जी आया, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि दूसरी एक एनर्जी लेकर आते हैं एच न्यू डैश मान लो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिस पर किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, तो हम बोलेंगे कि वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द बुक जो है इसको बेटे ना डब्लू से रिप्रेजेंट करती है, बहुत सारे बुक बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे बुक इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू विश, आपकी जो मर्जी आप उस वर्ड से आप इसको लिख सकते हो। मुझे डब्लू अच्छा लगता है वर्क फंक्शन, क्योंकि इसका वर्ड जो लिखते हैं वर्क, तो उसमें पहला वाला वर्ड जो है वर्क, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि इससे पता चल जाता है बच्चों को और समझने में भी आसानी होती है कि डब्लू अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि कोई मेटल का सरफेस है और उस सरफेस पर एनर्जी मान लो कोई आई और एनर्जी ई है, और उस एनर्जी को यहाँ पर कि उस एनर्जी से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस सरफेस से इजेक्ट हो गया, और ये एनर्जी वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है कि जो इस मेटल के सरफेस पर पड़ते ही इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, तो हमने बताया कि इससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। और अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो इसका फार्मूला होगा एच न्यू और नॉट। न्यू नॉट क्या है बेटे, ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है या रेडिएशन की वो फ्रीक्वेंसी है
जो किसी मेटल के सरफेस से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में हेल्प करता है। उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि फिर एच न्यू क्या है, तो एच क्या है, तो एच बेटे यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। क्या है बेटे, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट ये बेटे वही प्लांक क्वांटम थ्योरी से लिया गया है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये वैल्यू मैंने कई बार बताया भी है आपको और आई होप कि आपको याद भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आज से लगभग मतलब 10-20 दिन ही बचा हुआ है, तो आपको याद होना भी चाहिए और आप लोग अच्छे बच्चे हो तो याद भी रखते हो। तो प्लांक कांस्टेंट है ये, और इसे बेटे ना एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं और जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिख भी दी है कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ना हम जो देखते हैं कि सीबीएसई में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आता है लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा, उससे पहले ये पूछा तो नहीं जाता है बेटे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये चीज़ कि इसको भी आप पढ़कर ही रखें या नॉलेज में आपके होना भी चाहिए कि क्या है, होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हर्ट्ज ने 1887 में, ये हिस्ट्री की टाइप से है, इसमें 1887 में इसकी रिसर्च किया था या डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था, ये हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने को दिखाते हुए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो इन्होंने देखा कि कैथोड को आर्क लैंप से निकालने पर अल्ट्रावायलेट लाइट से जो लाइट किया जाता है, तो उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज स्पार्क डिटेक्टर लूप के मेटल इलेक्ट्रोड से ज़्यादा आसानी से गुजर जाते हैं और मेटल की जो सरफेस है उस पर पड़ने वाली जो अल्ट्रावायलेट लाइट की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसे बाद में रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर बोला गया कि वो इलेक्ट्रॉन है, जिससे बाद में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर्ट्ज ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको पता ही नहीं था कि ये जो लाइट निकल रही है ये इलेक्ट्रॉन है, तो बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले थे जो उसको बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया, या आसपास की जगह से जो निकल रहे थे, और किससे निकल रहे थे, उसके कैथोड से जब निकल रहे थे, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर हाई वोल्टेज स्पार्क बढ़ जा रहा था। तो ये हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पर पूरा मैंने लिख भी दिया है उसको कि ये फेनोमेना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द हेनरिक हर्ट्ज इन 1887। और जब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को के एग्जिस्टेंस को, तो उन्होंने पाया कि हर्ट्ज ने क्या पाया कि दैट हाई वोल्टेज स्पार्क passed across the metal electrode of the detector loop or more easily when the cathode was illuminated by the ultraviolet light from the arc lamp. आर्क लैम्प से उन्होंने क्या देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इल्यूमिनेटेड होने लगा था कैथोड रे, और द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, जब अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल किया गया मेटल के सरफेस पर, तो वहाँ से इमिट हुआ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड से एनोड की ओर चला। पूरा यही है, जो कैथोड से एनोड की ओर चला, और बाद में इस कैथोड से एनोड की ओर जो चलने वाली इनविजिबल लाइट पार्टिकल्स जो थे, इन्हों को बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया था। ठीक है, जिसको जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में ये पता चला था कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो बाद में इनको इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इनटू द सराउंडिंग स्पेस, और ये सराउंडिंग स्पेस की बात कर रहा है, कैथोड और इलेक्ट्रोड के बीच की बात कर रहा है। एंड हैंस इनहैंस द हाई वोल्टेज स्पार्क। तो ये कुछ बातें हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं और हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया था। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको इसमें बताते चलूँ कि ये क्या है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट को एक मतलब कंबाइंड रूप से दो साइंटिस्ट मिलकर कुछ ऑब्जर्व करना चाहे। एक का नाम है हॉलवेस और दूसरे का नाम है लेनार्ड। तो हॉलवेस लेनार्ड एक ऑब्जर्वेशन हुआ, उसमें क्या देखा गया कि 1886 और 1902 के बीच में इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक कंबाइंड फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इमिशन को, और डिटेल एक्सपेरिमेंट किया इसमें। तो उन्होंने देखा कि एक अल्ट्रावायलेट रेज को लेते हैं और जिंक सल्फाइड की या जिंक की प्लेट लेते हैं और उसको एक यहाँ पर एक वैक्यूम
ग्लास का जार है जिसमें ये कॉर्क का है, जिसमें से एक ये हमने वायर लगा दिया और यहाँ पर गोल्ड की लीफ लगा दी। और इस पूरे सिस्टम को यू नो वेरी वेल कि क्या बोला जाता है, आपको पता ही होगा, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसे इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। और जब यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज आई तो इस कैथोड से या जिंक की प्लेट से अल्ट्रावायलेट रेज के आने से क्या हुआ कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। और फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद कुछ हॉलवेस और लेनार्ड ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखा कि अनचार्ज क्या देखा, हॉलवेस कनेक्टेड टू द जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप ही अलाउड ultraviolet light to fall on zinc plate. He observed that the zinc plate became, हॉलवेस और लेनार्ड ने ऑब्जर्व क्या किया बेटे कि यहाँ पर ऑब्जर्व ये किया कि जब जिंक प्लेट पर ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनचार्ज्ड इफ इनिशियली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देखो हो रहा है क्या, यहाँ पर बहुत समझदारी से समझने की कोशिश करना। देखो हो क्या गया, इन्होंने देखा कि अगर इसको पहले से ही नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज दे देते हैं इस पर, इलेक्ट्रो गोल्ड लीफ पर पहले से ही चार्ज कर रखा है, इसको नेगेटिव दे रखा है। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ध्यान से देखना बेटे, तो अब होगा क्या कि अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे इस जिंक प्लेट पर, तो जैसे ही आएंगी पूरी की पूरी अपनी एनर्जी यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेंड कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके क्या करेगा, इस सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा और इजेक्ट होकर इधर चलना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। अब इसकी यहाँ पर प्लेट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होने लगेगा। उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इस प्लेट पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। अब इस प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अब 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो हम देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज के आने से जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर इजेक्ट हो रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारा इनिशियली में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी, चार्ज था, जो मतलब एकदम इनिशियल में नेगेटिव चार्ज था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्या देखने को मिला, डिस्चार्ज हो रहा है। तो अनचार्ज्ड इफ इनिशियली नेगेटिव चार्ज्ड, अगर शुरुआत में ये नेगेटिव चार्ज्ड था तो हमने क्या देखा कि वो अनचार्ज होने लगा। ये हॉलवेस और लेनार्ड ने कंबाइंड फॉर्म में इसको ऑब्जर्व किया है। दूसरी बात देखो, दूसरी बार क्या देखा इन्होंने, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन, कि जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट इस जिंक की प्लेट पर पड़ी तो इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। लेकिन पहले से ही, अभी इस प्रोसेस से होने से पहले ही हमने क्या देखा कि यदि मैं इसको पहले से ही पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको कैसे चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो अब जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज इस जिंक प्लेट पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इधर से जब इजेक्ट होंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, निकलना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना शुरू कर देगा। यानी कि ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है। अब इस पर कैसा चार्ज आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। तो अब हमने क्या पाया कि और पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। तो हम क्या देखेंगे, अच्छा हमने थर्ड वाला बता दिया, सॉरी बेटे, हाँ हमने क्या देखा कि मोर पॉजिटिवली चार्ज अगर इनिशियल में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इस प्रोसेस के बाद क्या हो गया कि मोर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गए। ठीक है, अब सेकंड वाला समझ लेते हैं, थोड़ा सा सीरियल में गलती हो गई। ठीक है, तो हमने आपको फर्स्ट क्या बताया बेटे, ध्यान से सुनना एक बार, मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मैंने शुरुआत में क्या किया कि इसको नेगेटिव चार्ज किया था, तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इजेक्ट होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। दूसरा हमने आपको, हालांकि यहाँ पर तीसरा है, तो हमने क्या बताया कि अगर शुरू में हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जब इधर से इजेक्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज होंगे, यानी कि मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ गए ना बात बेटे आप। चलो, और सेकंड पॉइंट पर देखना, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इफ़ इनिशियली अनचार्ज्ड, अब शुरुआत में इस पर कुछ भी चार्ज नहीं रखा है, ना पॉजिटिव
और ना ही हमने नेगेटिव, कोई चार्ज रखा ही नहीं। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे। तो हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही आती है तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं तो अब इसकी प्लेट पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से चले जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट होता चला गया, तो हम देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो आपने देखा हॉलवेस और लेनार्ड का ये कंबाइंड ऑब्जर्वेशन, क्या देखा आपने? कंबाइंड ऑब्जर्वेशन देखा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सीरियल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हमने देखो हमने क्या देखा कि अगर मैं इनिशियली इस पर नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी जिंक प्लेट से, इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे न्यूट्रल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करेंगे। तो देखेंगे धीरे धीरे हमारा जो है क्या हो गया है? अनचार्ज्ड हो गया है, यानी कि डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। लेकिन शुरुआत फिर हम क्या किए कि अब हमने शुरू इसको क्या किया है? इनिशियली अनचार्ज किया है, ना तो पॉजिटिव दिया है ना ही नेगेटिव दिया है, कोई चार्ज ही नहीं दिया है। तो अब हम जब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि हम इसको कैसे चार्ज करते हैं? पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाता है, और चार्ज हो जाता है, मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये हॉलवेस और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन है बेटे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो महत्वाकांक्षा जो होती है कभी समाप्त नहीं होती है। अब अगर समाप्त नहीं होती है तो इसके पीछे भी क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है लेनार्ड, इसने क्या किया कि अकेले इस ऑब्जर्वेशन को आगे और बढ़ाया और किसी नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश की। अब उस नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जो कि सीबीएसई बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई में अक्सर पूछ लिया जाता है, और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे ऐसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, याद रखना बेटे, ये जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार उसमें आपने देखा होगा वो बोल रहा होगा कि एक्सप्लेन द लेनार्ड एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेन द लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, या लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे प्रोसेस में। तो लेनार्ड ने अपना क्या किया? एक सेटअप बनाया, उस सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पर लेनार्ड, मैं हेडिंग आपको लिख दे रहा हूँ, हेडिंग यहाँ पर मिस हो गया है। तो लेनार्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था? अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद लेनार्ड और हॉलवेस के इस कंबाइंड ऑब्जर्वेशन के बाद लेनार्ड ने अकेले इस ऑब्जर्वेशन को करना चाहा, और लेनार्ड ने कुछ साल बाद क्या ऑब्जर्व किया कि लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर अलाउड टू फॉल ऑन द इमीटर। देखो बेटे, हम यहाँ पर आपको पूरा सेटअप बना के दिखा रहे हैं। क्या किया लेनार्ड ने? यहाँ पर एक क्या किया? वैक्यूम ट्यूब बना ली। क्या बना ली? एक वैक्यूम ट्यूब बना ली। इसमें दो क्या लगाया? इलेक्ट्रोड लगाया। इससे उन्होंने बोला इमीटर। क्या बोला बेटे? इमीटर। और इसे क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर। क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर। ठीक है, नाम याद रखना, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्ट कर रहा है इसलिए कलेक्टर बोल रहे हैं। ये क्या किया उन्होंने? एक विंडो लगाया, क्वार्टेज का विंडो लगाया, और इधर से जब रेडिएशन यहाँ पर इंसर्ट किया तो यहाँ से यूवी रेज आना, यानी यूवी रेज को अलाउ किया गया। यूवी रेज आया इस पर, इमीटर पर, और इस इमीटर को आप कैथोड भी कहते हो। क्या कहते हो आप? कैथोड कहते हो। और इमीटर को हाई टेंशन की बैटरी से, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया गया, और इस पोटेंशियल का नेगेटिव पोटेंशियल, इस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट किया गया तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। अब आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड या इमीटर बोल रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसे कलेक्टर या हम एनोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको एनोड बोल रहे हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनना ये सब पूरी बातें। अब होगा क्या बेटे कि आपको पता ही है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो इसमें ज़रूर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा।
अब हुआ क्या कि इधर से अल्ट्रावायलेट रेज इंसर्ट की गई तो या इस पर इंसिडेंट किया गया। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल या उससे हायर लेवल की एनर्जी इस इमीटर पर इंसिडेंट किया जाएगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। हालांकि अभी हमें नहीं पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो बाद में टॉमसन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही थी, जो इनविजिबल ये जो पार्टिकल इमिट हो रहे थे जो कैथोड से एनोड की ओर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ से इजेक्ट हुए इलेक्ट्रॉन। और याद रखना बेटे, एक बात और बता दूं, इस पूरे जो वैक्यूम ट्यूब है, इस पूरे वैक्यूम ट्यूब को क्या किया गया था कि ट्यूब को वैक्यूम रखा गया था, इस ट्यूब को वैक्यूम रखा गया था। ये जो ग्लास का ट्यूब है, ग्लास का जो ये ट्यूब है, इसे वैक्यूम रखा गया था। वैक्यूम इसलिए रखा गया था कि जब इस अल्ट्रावायलेट रेज के आने से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन बीच में किसी एक हैवी पार्टिकल से ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि यहाँ पर आयोनाइजेशन बढ़ेगा और बढ़ेगा, हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाए इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर का, और प्रेशर चेंज हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो जाए और यहाँ पर इस चला जाए, या इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके इसका कुछ जो हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उस पूरे करैक्टर को ही चेंज कर दें। तो हमने देखा, इसलिए वैक्यूम कर दिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो केवल वही इंटरेक्ट करे और उन्हीं का हम प्रॉपर्टी स्टडी करें, बीच में और कोई पार्टिकल का इंट्रैक्शन ना हो। इसलिए हमने इसको वैक्यूम किया और अप्रॉक्सीमेटली, डेटा तो मुझे उतना क्लियर नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg पर शायद इसका प्रेशर रखा गया था। आप लोग इसको गूगल करके एक बार चेक भी कर लेना क्या है। तो इतने प्रेशर पर इसको रखा गया था। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेज जब डाले गए तो यहाँ से इनविजिबल पार्टिकल्स एमिट हुए, और इमिट होने के बाद क्या हुआ, इस एमिटर से इमिट हो रहे हैं, इस प्लेट से इमिट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एमिटर बोल रहे हैं। इमिट हुए और इमिट होकर आपको पता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो इमिट हुए हैं इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से क्या मिल रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स मिल रहा है। और इस वाले प्लेट से उस जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे और इस प्लेट पर आ जाएंगे। सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा लेते हैं, और माइक्रो एमीटर लगाते हैं तो देखते हैं कि माइक्रो एमीटर में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, इधर से करंट एक डिटेक्ट होने लगता है। ठीक, यही पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर लिख रखा है कि लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अलाउ करते हैं किसी एक इमीटर के ऊपर, और इमीटर क्या है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इमीटर है और इसे अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अलाउ करते हैं एक अल्ट्रावायलेट एमिशन को किसी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के ऊपर जो इनक्लोज्ड है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है जिसका नाम C है, एक एनोड है जिसका नाम A है। कैथोड को हम इमीटर कह रहे हैं और एनोड को हम कलेक्टर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, और इस जो करंट फ्लो होने लगता है सर्किट को इससे फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और जो इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, हालांकि ये सब मैं बता भी चुका हूँ। तो कह रहा है एज सून एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्टॉप्ड, और कह रहा है कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट जो यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं इसको स्टॉप कर देते हैं तो यहाँ प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी बंद हो जाता है। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाने लगते हैं तो फिर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बंद करते हैं इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी बंद हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द करंट आल्सो स्टॉप, यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो भी स्टॉप हो ही जाता है। दिस ऑब्जर्वेशन अगेन इंडिकेट दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट सी इजेक्ट आउट द सेम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इट। दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इजेक्ट हो रहे हैं ये कलेक्टर के थ्रू अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो कह रहा है सेटिंग अप अ करंट थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द J.G. Thomson in 1897 it was established that these particles are indeed
did electrons and were called the photoelectrons। इसे बाद में photoelectrons बोला गया। और 1900 में लेनार्ड argue that when the ultraviolet light is the incident on this emitter plate, it causes the emission of the electrons from the surface। These electrons are attracted by the positive collector। पॉजिटिव कलेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। पॉजिटिव कलेक्टर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि एक करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम फोटो करंट बोलते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ तक लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया और पूरा अपना एक्सप्लेनेशन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सक्सेसफुल्ली। ठीक है बेटे। अब देखिए क्या हुआ कि लेनार्ड ने थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ भी किया। तो छेड़छाड़ करके उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस वाले इलेक्ट्रोड पर यानी कि इमीटर पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो देयर आर नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड सरफेस। कैथोड के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने होता है। लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की से हाई या उस फ्रीक्वेंसी पर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो जिस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वाली लाइट पर इधर से कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहे हैं उससे बोला गया कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। और ऐसी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला गया और ऐसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया। और उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरा ऑब्जर्वेशन भी है। तो क्या है कि द इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन द सर्टेन मिनिमम वैल्यू कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर इमिटेड टू ऑल। कहा गया कि अगर हम उस सर्टेन मिनिमम वैल्यू से कम की वैल्यू किसी मेटल के सरफेस पर लाइट डालते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और जिस पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, करें डिफरेंट सब्सटेंस इमिटेड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ कि क्या है। देखो, क्योंकि ये जो थोड़ा सा लैंग्वेज है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिख भी दिया गया है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन, देखो जो लाइट किसी मेटल के सरफेस पर आई है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू। कह रहा ये किससे लेस देन है, ये लेस देन है सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू यानी कि न्यू नॉट, उससे कम है, उससे क्या है, कम है। और इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे हैं। तो कह रहा है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस वाली फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिस पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाया, जिससे मतलब न्यू नॉट, जिससे कम पर देखो ये इससे कम है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाया। तो इस वाली को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन द एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं इमिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन द एक्सपोज द रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल सेम फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। अलग अलग मटेरियल हैं तो उनका अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपना उनका नेचर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो एल्कली मेटल हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रोविडियम, ये सब बहुत हाईली फोटो सेंसिटिव हैं। जरा सा भी फिर मतलब इनका वर्क फंक्शन कम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इनका वर्क फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और वेवलेंथ इनका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कि कोई भी लाइट आप डालोगे तो बहुत जल्दी से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से इमिट कर देंगे, इसलिए ये फोटो सेंसिटिव हैं। ठीक है, दे आर इमिटेड द इलेक्ट्रॉन इवन विथ द विजुअल लाइट। मतलब ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रोविडियम की अगर विजुअल लाइट भी इनके ऊपर आप इंसिडेंट करवा देते हो तो उसमें से लाइट को यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे, इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और देखिए क्या है कि मेटल्स लाइक जैसे जिंक और कैडमियम, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब की अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट पर ही इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। और अगर हम एक्सरे की बात करें स्पेशली तो एक्सरे तो बहुत हाईली एटॉमिक या हैवी मेटल, एटॉमिक वेट या हैवी मेटल से या हैवी कह सकते हैं मटेरियल से ही इजेक्ट हो सकता है। लाइक एज अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड।
आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर और डिस्कस करूं और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर पूरा मिलेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लेवल पर साइंटिफिकली यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो एंड द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मेड बाय द लेनार्ड एंड आर ए मिलिकॉन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से मतलब स्टडी किया गया, और हम ऐसा कह सकते हैं कि माइल स्टोन के रूप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेनार्ड ने काम किया। हालांकि वो एक अलग बात है कि हटसन ने इसको खोजा कि, लेकिन लेनार्ड ने इस पर बहुत काम कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही काम किया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा बताया भी था कि इसका इलेक्ट्रिकल, इसका जो मतलब जो सेटअप है वो सेटअप कैसे बना, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि लेनार्ड का क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था पूरा, कि सो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज टू द स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द टू इवैक्यूएटेड ग्लास क्वार्टज ट्यूब और which is encloses a photosensitive plate C, फोटोसेंसिटिव प्लेट C, और एक एनोड है जो A है, इसे कलेक्टर बोला जाता है, इसे हम इमीटर बोलते हैं। यहाँ क्वार्टज का विंडो लगा हुआ होता है, क्वार्टज के विंडो पर यहाँ पर रेडिएशन अलाउ किया जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जाते हैं। इसे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बोलते हैं। इवैक्यूएटेड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में किसी और से इंट्रैक्शन ना करें। इसमें हम एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं, जो करंट इलेक्ट्रॉन चलते हैं उन इलेक्ट्रॉन के चलने से जो इस सर्किट को कंप्लीट करने पर जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होती है, उस करंट को रीड करने के लिए। पूरा मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ये पूरा सेटअप मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार पढ़ भी लेना। पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कुछ रिजल्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि करंट का किस किस के साथ क्या क्या रिलेशन है, तो उसमें हमारी जो फर्स्ट हेडिंग बनती है वो बनती है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ अपना जो रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि अगर अलाउ करते हैं किसी रेडिएशन को किसी एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, अगर हम अलाउ करते हैं और हम सपोज कर लेते हैं उस प्लेट का नाम है P जिस पर ये लाइट आती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। तो अगर ये लाइट आती है तो कह रहे हैं कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज केप्ट फिक्स्ड। देखो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। सपोज कर लेते हैं, अब बार बार हम यहाँ पर आना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर डायग्राम इसको बना ले रहे हैं, ठीक है। अपने पास ये मेटल है, सॉरी ये ट्यूब है, और ये हमारा क्वार्टज का विंडो हो गया, और ये कुछ ऐसा लग गया, ठीक है, ये ऐसे, और ये वैक्यूम ट्यूब है बेटे, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है, ऐसे लग गया, ये लग गया, और ये सपोज कर लेते हैं इधर का, ठीक। देखो जो कह रहा है उसको करते चलते हैं। कह रहा है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट ऐसे आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दी न्यू, और इस प्लेट का नाम है P, और इसको हम लोग इमीटर भी कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं या इमीटर कहते हैं, और इसको कलेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ तो हो सकता है ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ठीक, ये C है और ये P है, ठीक। कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज फिक्स्ड। अगर आप देखो बेटे, यहाँ पर इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है, इसको पॉजिटिव से। अगर आप यहाँ पर ना इसका पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, उसका नेगेटिव अगर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजेक्ट होगा ना, यहाँ पर आपने इतना हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आपने इस प्लेट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, यहीं पर आपने क्या कर दिया, बहुत हाई नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या फील होगा, अरे भाई हमको यहाँ कोई धक्का लगा रहा है रिपल्सिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन आपने जो कुछ भी इस प्लेट के बीच में, यानी कि प्लेट P और प्लेट C के बीच में जो कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अट्रैक्शन लगाया है, उसको आपने फिक्स कर दिया। उसको क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया।
ये क्या कर दिया आपने, फिक्स। देखो ये मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ये बेटा फिक्स हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। तो यही कह रहा है कि क्या करो आप, इसको फिक्स्ड कर दो। ये फिक्स कर दिया, सपोज कर लेते हैं 8 बोल्ट 10 बोल्ट जो कोई कुछ भी होगा, वो उसी बोल्ट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका नाम है कलेक्टर यानी कि सी, इसका नाम है पी, ठीक। देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू इंक्रीज। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फाउंड टू इंक्रीज लीनियरली विथ द इंटेंसिटी। अब हम आई इंटेंसिटी की लाइट इंसर्ट किए तो हम देखेंगे आई इंटेंसिटी की लाइट के साथ हमारा करंट आई और इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, लीनियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, 2i कर रहे हैं तो कुछ ऐसा मिल रहा है, 3i कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू, 3i कर रहे हैं तो ऐसे करंट की वैल्यू और मिल जा रही है और ज़्यादा मिल जा रही है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा मिल जा रही है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, ठीक। लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है वो लीनियरली ही मिल रहा है, ठीक है, याद रखना ये भी बात। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है फाउंड टू बी इंक्रीज लीनियरली विथ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज शोन इन द फिगर, ये जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। सिंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये बात भी आपको दिमाग में अपने रखना होगा और ये बात लिख के भी रखना होगा कि क्या है ये। देखो ये क्या कह रहा है बेटे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये पर सेकेंड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटेंसिटी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी मेटल के पीस सरफेस पर, ये मान लो ये एच न्यू एनर्जी की लाइट आई और इस मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो अब इस मेटल के सरफेस पर जब इंसिडेंट हुआ, मेटल की सरफेस पर, ये मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पर ना पर सेकंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ, एक सेकंड में 10 15 20 जितने भी इजेक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो इजेक्ट हो रहे हैं इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटे, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको भी याद रखना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, इसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है और ग्राफ में बना भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पर, कि पोटेंशियल पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इजेक्ट मतलब इमिट होते हैं, तो उनका पोटेंशियल पर क्या असर पड़ता है। तो पोटेंशियल पर असर पड़ने के पीछे देखते हैं कि पोटेंशियल के पीछे का क्या रोल है। इफ़ वी कीप द इंटेंसिटी I1, अगर अपने पास कोई एक लाइट है और वो सपोज कर लेते हैं यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे, ये अपने पास इलेक्ट्रोड है और ये ऐसे बन गया, ठीक। तो ये है, ठीक। अगर मैंने एक लाइट इंसिडेंट करवा दी बेटे, ध्यान देना, ये लाइट इंसिडेंट करवाई और सपोज कर लेते हैं I1 इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया। अब की बार इंटेंसिटी को फिक्स्ड किया है बेटे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, अच्छा हाँ देखो ये देखना, आई इंटेंसिटी की लाइट आई है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया है। देखो यहाँ पर ये लाइट ऐसी आई, ठीक। इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करो। देखो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, और नेगेटिव को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो हमने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज करने से देखने को क्या मिलता है मैं आपको बता दूँ। सपोज कर लेते हैं आई इंटेंसिटी
कि लाइट इंसिडेंट करवाया गया, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इजेक्ट हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड इजेक्ट हो रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इजेक्ट हुए यहाँ पर। अब 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मेटल की सरफेस से इजेक्ट हों, क्योंकि आपको पता है कि मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसे अंदर से बाहर तो आना नहीं पड़ेगा, तो वो अपनी टोटल एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जाएगा। लेकिन मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसे अपनी समस्त एनर्जी का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सरफेस पर आने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी खर्चा हुई, फिर बची हुई यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी जो एच न्यू एनर्जी आया है, उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो है उसको ये क्या करेगा, उस बची हुई एनर्जी से यहाँ सरफेस पर घूमेगा ये, तो हम बोलेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है उसकी। यानी कि ये जो टोटल एनर्जी है दो पार्ट में खर्चा हुई, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो सरफेस से इजेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से इजेक्ट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से भी इजेक्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से इजेक्ट होंगे उनका वर्क फंक्शन की वजह से थोड़ी काइनेटिक एनर्जी कम रहने वाली है। तो अब 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर यहाँ से इजेक्ट हो गए, तो सपोज कर लेते हैं 80 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन इधर उधर अंदर से इजेक्ट हुए थे, इसलिए उनकी एनर्जी कम थी तो वो गिर गए और वो इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव वाले पर पहुँच नहीं पाए, वो नहीं पहुँच पाए। समझ में आ रही होगी आई होप ये सब बातें। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ से कुछ ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं जबकि सब कुछ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस वाले पोटेंशियल इस वाले इलेक्ट्रोड पर इमीटर पर जो इमीटर पर यहाँ पर इजेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजेक्ट हो रहे हैं उनको बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स मिल रहा है। अब जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम भी है उनको इतना ज़्यादा हाई रिपल्सन फोर्स मिल रहा है और इसका एक्सीलरेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है कि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन इसको मिल रहा है, यहाँ से ऐसे मिल रहा है। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गिर रहे थे दारू की नशे में और इधर उधर जो इधर बिखर रहे थे, 80 यहाँ पहुँच गए थे और 20 जो इधर उधर गिर रहे थे वो भी क्या कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, और उनको इतना ज़्यादा एक्सीलरेटिंग अट्रैक्शन फोर्स फील हुआ कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर पहुँच गए, कलेक्टर पर पहुँच गए। तो अभी क्या हुआ था, 80 इलेक्ट्रॉन जब आए थे तो हमने देखा कि पोटेंशियल इंक्रीज किया इसका और इसका, तो हमें लग रहा था कि पोटेंशियल के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट आई स्मॉल आई इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस इमीटर से कलेक्टर पर पहुंच गए, अब हम इस पोटेंशियल को चाहे जितना इंक्रीज करें, इसको नेगेटिव पोटेंशियल को चाहे जितना इंक्रीज करें, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन देने के लिए यहाँ पर इंक्रीज करें, और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में यानी कि इमीटर और कलेक्टर के बीच में चाहे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स लगाएं, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, ज़्यादा एक्सेस हो ही नहीं रहा है, तो करंट क्या होगा, सेचुरेट हो गया। करंट क्या हुआ बेटे, सेचुरेट हो गया। अब जब करंट सेचुरेट हो गया तो हमारे पोटेंशियल के इंक्रीज करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जब पोटेंशियल के इंक्रीज करने से जब कुछ नहीं हो रहा है, पोटेंशियल के इंक्रीज करने से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम देखेंगे कि आई कांस्टेंट करने से एक टाइम ऐसा आता है कि फोटो करंट भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और आई की वजह से हम देख रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हमारा आई जो है वो करंट जो आई है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कनेक्टेड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कनेक्टेड है। समझ में आ रही होगी बात। लेकिन अब देखते हैं इसी का थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब आप समझना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज करने जा रहा हूँ। अभी तक टोटल 100 इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ पहुँचाना था, कैथोड से एनोड पर पहुँचाना था। अभी हमें थोड़ा क्या करना है कि इसको चेंज कर देना है, इसके सिनेरियो को चेंज कर देना है। ध्यान देना बेटे, यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ। अभी ये मेरा क्या है, इमीटर है, और इमीटर को हमने अब की बार बैटरी के किस पर कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव से। और ये मेरा क्या था, कलेक्टर, और हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव से। अब जैसे ही हमने यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, हमने कैथोड को कैसा बना दिया अब की बार,
एनोड टाइप का बना दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है नेगेटिव, और यहीं पर हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन का पर नेगेटिव और इस पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ बेटा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब वो क्या करेगा कि इस प्लेट को, जो प्लेट का नाम अभी तक पी था, उसको छोड़कर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहीं पर शॉर्टकट से मिल गया और इधर चला आएगा, इधर चला आएगा। हमने क्या देखा कि अगर अपने पास 100 इलेक्ट्रॉन थे तो 100 में से 80 यहीं के यहीं न्यूट्रल हो गए, लेकिन 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो सरफेस से ही इजेक्ट हो गए थे। और अगर सरफेस से इजेक्ट हुआ है तो इसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी इसको एनर्जी दी गई, जो एच न्यू एनर्जी है, इसने वर्क फंक्शन में तो कन्वर्ट नहीं किया। जब वर्क फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो टोटल एनर्जी को इसने किस में कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग नेचर ही होता है। वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर न्यूट्रल होने के चांसेस हैं, फिर भी उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि उसके अपोज में चलने की कोशिश करने लगता है, और वो क्या करता है, इस प्लेट पर पहुँच जाता है। तो हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि माइक्रो एम्पियर में कुछ न कुछ यहाँ पर करंट वरंट फ्लो हो चुका है, या यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें लग रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ कि 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 100 में से 20 यहाँ पर अभी भी पहुँच गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर देते हैं और इसका पॉजिटिव इंक्रीज कर देते हैं। और अब देखते हैं कि जो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहे थे, अब वो 20 में से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को लगा, सॉरी बेटे, तो 20 में से 15 अब नहीं पहुँच पा रहे हैं, फिर भी अभी 5 पहुँच गए। हमने क्या किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में और इंक्रीज हो गया। अब एक ऐसा पोटेंशियल मैंने जनरेट कर दिया कि 100 इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे थे, 100 में से एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाया, सब के सब रुक गए। तो जिस स्पेशल पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट होने के बाद इस वाले पोटेंशियल पर यानी कलेक्टर पर नहीं पहुँच पाए हैं, कलेक्टर पर नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द एनोड, वो मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड, जिस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से चलकर इमीटर से कलेक्टर तक ना पहुँच पाए, उस स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बेटे। कि सारे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, इमीटर से इमिट जो हुए हैं कलेक्टर तक पहुँचने ही नहीं दिए, स्टॉप कर दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बेटे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलते हैं। वो मैक्सिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन कैन स्टॉप फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, इमीटर से कलेक्टर तक का ना जा पाए, स्टॉप हो जाएं, उस मैक्सिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। या बहुत सारी बुक इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलता है या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि जिस रिक्वायर्ड पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा इमीटर से कलेक्टर तक पहुँच ही ना पाए। आप इसकी लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर A to Z चीज़ों को समझा भी दिया है। अब देखिए होगा क्या, इसमें और भी आगे आपको चीज़ों को समझा देते हैं। कि हमने आई इंटेंसिटी की एक लाइट ली तो देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतनी है। I2 इंटेंसिटी की एक लाइट ली तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही आया। I3 इंटेंसिटी की लाइट देखी। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी का अगर हम वेरी करते हैं तो इंटेंसिटी करंट के साथ चेंज होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, या कह सकते हैं कि जो करंट होता है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटे। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक बेटे।
करंट आई जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शनल टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बहुत ही मतलब हमने वहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है, एलेबरेट कर ही दिया है। तो यहाँ पर जो है उसी का एक रफ कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता ही देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से कनेक्टेड कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या चीज़। स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक बात याद रखना बेटे, यहाँ पर आपने देखा था अभी जब मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया था तो आपने देखा था कि वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी उसको रोकने के लिए जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल लगाया गया था उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, इसे जब यहीं पर पॉजिटिव टर्मिनल मिल जा रहे हैं न्यूट्रल होने के लिए, फिर भी इधर जा रहा है, इसका मतलब इसके पास बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हमने क्या किया, इसके क्रॉस एक मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, लगातार इंक्रीज करते चले गए। तो जिस पोटेंशियल पर हम इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक पाए कि इधर से इधर ये ना जा पाए, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑन द फोटोसेंसिटिव प्लेट। जो फोटोसेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, ये मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोका जिस पोटेंशियल पर, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है बेटे। ये जो है ये फोटोसेंसिटिव प्लेट है जिसको हम एनोड बोलते हैं। एनोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब की बार हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, और इसको कैथोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब की बार हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है बेटे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जा रहा है तो इसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर करेंगे। अब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर करेंगे तो वी जो होगी इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके थ्रू बैलेंस किया गया है, इसमें लगाए हुए पोटेंशियल के थ्रू बैलेंस किया गया है। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग किससे लिखते हैं बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट से लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटे, वी नॉट से लिखते हैं। और ई नॉट, ई क्या है, तो ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब बातें भी याद रखना बेटे, ठीक है। अब वही चीज़ हमने फिर यहाँ पर लिख दी है कि काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक। अब यहाँ पर इफ़ भी रिपीट द एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूँ, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट लूँ और इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं, लेकिन इंटेंसिटी लगातार चेंज करूं, I1 I2 I3 कर दूं, तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम रखने के केवल कारण से ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक इंटेंसिटी की वेव के लिए सेम आता है। ये हमेशा देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कह रहा है कि वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ द सेचुरेशन करंट हैव द इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। हम देखते हैं कि इंटेंसिटी के बदलने से हमारा जो करंट है, इंटेंसिटी के बदलने से करंट तो हमारा लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, लेकिन कट ऑफ वोल्टेज हर एक लाइट के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट, गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उस इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है। हमने आपको बार बार यहाँ पर बताया कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया था और इंटेंसिटी ही केवल चेंज कर रहे थे। तो इंटेंसिटी के चेंज करने से केवल हमारा करंट चेंज होता है और आई चेंज होता है, कट ऑफ पोटेंशियल नहीं चेंज होता है, या कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज होता है, ठीक है बेटे।
यहाँ पर देखो ये लाइन भी हमने जो आपको बताया है कि ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने का एक तरीका है। और ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंटेंसिटी से। किससे इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक बेटे, नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर हमने देखा कि हम इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया और हमने क्या देखा कि इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इंटेंसिटी क्या करना है हमको, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द ईच फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड in the such a way that the saturation current is same each time. When the plate A is at the positive potential, the potential on the metal A is gradually reduced to zero and then the increased in the negative direction of the still stopping potential direction till stopping potential is reached. Then the experience is the repeated with the radiation of the different frequency. इसका ये मतलब है बेटे कि अगर अपने पास क्या देखते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम देखें कि हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हमने पॉजिटिव दिया और यहाँ पर नेगेटिव। आई इंटेंसिटी को फिक्स रखा है, आई इंटेंसिटी को फिक्स रखा, लेकिन हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया बार बार। इंटेंसिटी सेम रखा उस लाइट का। इंटेंसिटी मीन्स मैंने आपको बार बार बताया है कि नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ये इंटेंसिटी होगा। तो इंटेंसिटी को हमने पर सेकंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसको कांस्टेंट रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने एक बार न्यू 1 रखा, एक बार न्यू 2 रखा, एक बार न्यू 3, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखा। इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी विल बिकम्स चेंज, लेकिन आई हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। इस तरीके से हमने पूरे सेटअप को इस्टेब्लिश किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग आता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि न्यू 1 फ्रीक्वेंसी लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ ही आया, न्यू 2 फ्रीक्वेंसी लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया। इट मीन्स दैट आई को हमने चेंज नहीं किया, केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या सेचुरेशन करंट की कंडीशन में हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जा रहा है, या रिटार्डिंग जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जा रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी इंसिडेंट लाइट की चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से कहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आई को कांस्टेंट होने की कंडीशन में ये देख लिया हमने। और आई से हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता है, उससे फ्री है। आई से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। अगर आई का मतलब आप समझते हो तो मेरा इंटेंसिटी से है, तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो आई का जो लेना देना है वो करंट से है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ देख भी रहे होंगे कि आई को फिक्स करने के बाद हमने सिर्फ क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता चला गया है। हमने यहाँ पर देखा कि अगर अपनी फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है, न्यू 3 सबसे ज़्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी लिए तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम आया, थोड़ा सा और कम फ्रीक्वेंसी लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कम आया। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें बेटे तो आगे यहाँ पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट के बीच में अगर हम ग्राफ देखें, इनके बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो हमको जो ग्राफ मिलने वाला है कुछ ऐसे मिलने वाला है। अब अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि एक मेटल ये है। हमको तो पता ही है कि अगर मैं इस वाली की बात करूं तो इससे अंदर अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डालते हैं
क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अगर मैं न्यू मान लूँ तो वो न्यू जो होगा वो न्यू नॉट से क्या होगा, इस न्यू नॉट से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इस वाली लाइट के लिए कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए अगर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने वाला है तो यहाँ पर ग्राफ का स्लोप नहीं आने वाला है, फिर ये यहीं से एंड शुरुआत होगा इसका। अगर आई और करंट आई के साथ रिलेशन देखें तो वो हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इंटेंसिटी की लाइट आई करंट तुरंत शुरू हो गया, अपना वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर दिया और लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये देखेंगे कि इससे कम की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर ये फ्रीक्वेंसी का रेंज न्यू है तो ये न्यू नॉट से क्या है, न्यू नॉट से, ये न्यू नॉट से कम है, तो हम बात कर लेंगे कि फिर इस पर कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा होगा। सेम अगर इस वाली लाइट के लिए देखूं तो यहाँ पर इसका है, देखो इसको मैं बात कर सकता हूँ कि ये न्यू है, ये क्या है, न्यू है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे न्यू, और ये स्मॉलर देन न्यू डैश है, ये स्मॉलर देन न्यू डैश है। तो इस वाली लाइट के लिए, इस वाली लाइट के लिए यहाँ पर कोई फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होने वाला है। तो अगर यहाँ पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होने वाला है तो इसके लिए वर्क फंक्शन अलग है, इसके लिए वर्क फंक्शन अलग है, और इस वाली लाइट के लिए वर्क फंक्शन अलग है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका वर्क फंक्शन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, और अगर इसका मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी या कह सकते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि इसका ये वाली वैल्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इस वाली ग्राफ से कुछ कुछ हमको 2-3 पॉइंट और भी ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो क्या ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करूँ, या मैं लिख दे रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो ही जाती है। और किसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख ही देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे या रेडिएशन लिख देता हूँ, रेडिएशन, ठीक है। और कैसे ये इंक्रीज होता है, ये लीनियरली होता है, ये भी बात आपको याद रखना होगा, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस ग्राफ से अगर रिवील करता हूँ तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर, तो दूसरा जो रिवील यहाँ पर कर सकते हैं इस ग्राफ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करें किसी भी सरफेस पर तो हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाता है, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहीं से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन वगैरह भी आता है और उसका कॉन्सेप्ट भी जनरेट होता है। तो ये यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पा रहा है तो हम उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे न्यू नॉट, और ये अगर न्यू नॉट बड़ा है न्यू से तो हम कहेंगे कि अब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर न्यू मेरा क्या है, इक्वल है, या कह सकते हैं कि न्यू नॉट से ग्रेटर है, न्यू मेरा न्यू नॉट से ग्रेटर या इक्वल है, तो हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यहाँ पर इमिशन होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है उससे दो इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों जो स्लोप हैं, ये दोनों स्लोप बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अब अगर ये दोनों स्लोप एक जैसे लग रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों जो स्लोप हैं ये सेम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इनका इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखना बेटे, अगर इसका मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि न्यू नॉट ए, इस न्यू नॉट ए की बात अगर मैं करूं तो ए वाले की बात करूं, ए वाले की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम है क्योंकि ओरिजिन के पास बहुत ज़्यादा है ये। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो ये थोड़ा सा दूर है, तो मैं ये देखूंगा कि दूसरा वाला जो है यानी कि न्यू डैश, ये बात करेंगे न्यू डैश, और ये बी,
ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमें पता है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी ज़्यादा है। किसकी? बी की ज़्यादा है और ए की कम है। और आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वर्क फंक्शन इसका ज़्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो बी वाले का ज़्यादा होगा और ए वाले का वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेकंड इन्फॉर्मेशन जो मिला उसकी काइनेटिक एनर्जी के बी उसकी क्या होगी? कम होगी। और के ए की जो काइनेटिक एनर्जी वो है वो ज़्यादा होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के सरफेस पर निकलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्चा कर दिया, सेम एनर्जी मान लो एच न्यू एनर्जी आई और एच न्यू एनर्जी ए मेटल पर आई और एच न्यू एनर्जी बी मेटल पर आई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने लिया डब्लू बी एनर्जी निकलने के लिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने लिया डब्लू ए एनर्जी। और हम देख रहे हैं कि डब्लू ए जो है वो कम है और डब्लू बी जो है हमारा वो क्या है? ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास सरफेस पर घूमने के लिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर घूमने के लिए कम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसी एनर्जी में से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने सरफेस पर आने के लिए ज़्यादा खर्चा कर दिया ना। तो ज़्यादा एनर्जी जब खर्चा कर दिया तो इसके पास कम काइनेटिक एनर्जी बची, तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और इसके पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो स्लोप देखने में नेचर सेम लग रहा है, लेकिन उसका नेचर सेम होने के बावजूद भी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग ही दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। ठीक बेटे, आगे बढ़ते हैं इसमें कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत तेज़ी से अब चलेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स वन ऑफ द फोटोन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है उस इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स। ये किसका है? ये दो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन है। और किस किस के बीच में इंट्रैक्शन है? एक तो फोटोन का है जो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, और दूसरा उसका इंट्रैक्शन है जिस सरफेस पर इंट्रैक्ट करने के बाद कुछ वहाँ से क्या कर रहा है? इजेक्ट कर रहा है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो फोटोइलेक्ट्रिक जो इमिशन है वो दो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन कैसे है? एक फोटोन का और एक इलेक्ट्रॉन का, दो पार्टिकल्स का इस तरीके से इंट्रैक्शन है। ठीक है बेटे। दूसरा जो आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें जो हाइपोथेसिस मानी गई, उस दूसरे हाइपोथेसिस को हम पढ़ते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बाउंड है विथ इन द मेटल ड्यू टू द। देखो होता क्या है ना, आप ऐसा मत मान लेना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आया और वो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से इजेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी फोटोन के तरीके उड़ने लगेगा और स्पेस में कहीं भी चला जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो बाउंड है कि इलेक्ट्रॉन को चाहे जितनी भी एनर्जी मिल जाए, एच न्यू चाहे जितनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है कि ये इस मेटल की सरफेस को छोड़कर उड़ने लगे, वेव के फॉर्म में चला जाए कहीं पर भी। नहीं, वो अपनी टोटल एनर्जी के साथ मेटल की सरफेस पर ही घूमता रहेगा, मेटल की सरफेस को नहीं छोड़ सकता है। ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को देते वक्त सेकंड पॉस्टुलेट है जो यहाँ पर माना गया। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको मैं बार बार आपको बता चुका हूँ और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड यहाँ पर रूल था वो था ईच फोटोन इंटरैक्ट विद द वन इलेक्ट्रॉन। देखो जो पुरानी जो पुरानी फोटोइलेक्ट्रिक की कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस थी, उसमें ये बोला गया था कि कोई भी फोटोन आएगा तो मेटल की सरफेस पर मौजूद समस्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी इक्वल एनर्जी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करके सबको दे देगा और उसमें कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। तो टाइम वाइम का भी वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा केस था, लेकिन आइंस्टीन ने अपने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में बोला नहीं, होता क्या है कि कोई भी फोटोन आता है तो अपनी जो टोटल एनर्जी एच न्यू है
इसकी सरफेस पर मौजूद इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी टोटल एनर्जी ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही टोटल एनर्जी क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो पार्ट में खर्चा करेगा, एक वर्क डन और एक काइनेटिक एनर्जी। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ और आपको अब तो रट भी गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को खर्चा करेगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ईच फोटोन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। हर एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सरफेस पर 100 इलेक्ट्रॉन है तो एक फोटोन आया और 100 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर लिया, नहीं। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो द एनर्जी एच न्यू, ये एच न्यू है बेटे, एच न्यू है, एच न्यू है। ठीक है, एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट। और ये पूरी जो एनर्जी है दो पार्ट में खर्चा करेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे खर्चा करेगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये मेटल का पीस है, मेटल का सरफेस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटोन आया, उसकी एनर्जी एच न्यू है। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया कि अपना सरफेस पर आने के लिए कुछ एनर्जी खर्चा किया, जिसको वर्क फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि उस एनर्जी से कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी से इस मेटल के सरफेस पर घूम रहा है। मैं निकला गड्डी लेके ना, इधर उधर घूम रहा है, खूब इलेक्ट्रॉन अपना खूब घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके पास एक एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये एच न्यू है ये दो पार्ट में खर्चा किया उसने। कह रहा है कि पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन द लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटल के सरफेस पर से, मेटल के अंदर से या जहाँ से भी इजेक्ट हो रहा है वहाँ से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी का कुछ पार्ट खर्चा कर लिया, विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। और इसे डब्लू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डब्लू नॉट से। वर्क फंक्शन को डब्लू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है, यानी कि एच न्यू एनर्जी मिली थी और डब्लू एनर्जी इधर खर्चा कर लिया उसने निकलने के लिए। डब्लू एनर्जी क्या कर लिया? खर्चा कर लिया उसने इधर निकलने के लिए। तो एच न्यू एनर्जी में से और डब्लू एनर्जी आप क्या कर लो? माइनस कर लो। अब बची हुई एनर्जी किस में खर्चा करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में खर्चा करेगा। तो अब अगर एच न्यू की बात हमें कैलकुलेट करने की आ जाए तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और इस डब्लू को इधर लेकर आओ तो डब्लू प्लस ये हो गया। तो यही तो हो गया ना आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही तो मिल गया। तो द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज यूज्ड इन द इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास मिली एच न्यू। ठीक है, और एनर्जी स्पेंट बाय द इलेक्ट्रॉन टू कमिंग आउट द सरफेस। सरफेस पर आने के लिए जो खर्चा किया उसने उसको कह देते हैं डब्लू। उसको क्या कह देते हैं? डब्लू प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E इज इक्वल टू डब्लू प्लस वर्क फंक्शन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क फंक्शन देखो, एच न्यू ऐसे लिखेंगे, डब्लू को हम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के लिख सकते हैं। तो अब के इक्वल टू ऐसा भी तो हो सकता है कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? देखो के इज इक्वल टू एच कॉमन कर लो, न्यू माइनस न्यू नॉट कर सकते हैं, ऐसा भी तो इक्वेशन कर सकते हैं। और हमको पता है कि किसी मेटल के सरफेस से जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट को हम हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, एच और न्यू और माइनस न्यू नॉट। और इस काइनेटिक एनर्जी को एक फॉर्म में और भी तो लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये भी तो होता है। तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं बी नॉट इक्वल टू देखूँ तो एच अपॉन ई इंटू न्यू और एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, ऐसा भी तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन तो कई फॉर्म में मिल सकते हैं ना, ये सारे फॉर्म में हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ना स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन
मेटल के लिए और उसके लिए गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए अगर कांस्टेंट है और मैं इसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये वाई हो गया, न्यू को अगर मैं एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये एक्स हो गया। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, वर्क फंक्शन गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो इससे मैं डब्लू कह दे रहा हूँ और ये माइनस हो गया, या मैं कांस्टेंट कह दे रहा हूँ, ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया तो सी हो गया, ये एक्स हो गया, और न्यू को मैं x कह रहा हूँ और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये स्लोप है मेरा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया ये। और ये जो लाइन है एक, ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो फिर अगर मैं इस वाले इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो m की प्लेस पर अपने को मिलेगा h बाई ई, m की प्लेस पर h बाई ई मिलेगा, और h इक्वल टू मैं अगर देखूँ तो m इंटू ई मिलेगा। क्या मिलेगा? m इंटू ई मिलेगा। और m यहाँ पर स्लोप है और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो जब कभी भी आपको प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट करने को आएगा गिवन ग्राफ ग्राफ की हेल्प से, तो आप y इक्वल टू एम ई लिख सकते हैं। और 2024 या 23 का ये 1 नंबर का ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट भी कर दिया कि आपका स्लोप कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, तो लाइट का अगर पार्टिकल नेचर है तो हम यहाँ पर बेसिकली फोटोन के बारे में बात करेंगे। तो फोटोन से रिलेटेड कुछ बातें और भी हम देखेंगे कि द ऑब्जर्वेशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया है, और ये इंडिकेट भी हो गया है कि वन जब लाइट इंटरेक्ट विद द मैटर, कि लाइट जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो बिहेव इफ़ इट इज़ वाज मेड द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ द एनर्जी कॉल्ड द क्वांटा। और ये किसी से मतलब किसी को बताना क्या, इस सब हर बच्चे जानते हैं इसको, जो भी 11th या 12th में आता है तो वो इन सब चीज़ों को कुछ कुछ से जान ही जाता है। ईच क्वांटम ऑफ द लाइट हैज़ एनर्जी एच न्यू, ये बेटे एच न्यू है, वी नहीं है, ये एच और न्यू है, ठीक है। न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और एच प्लांक कांस्टेंट है। और इसका अगर मोमेंटम की बात करें तो वो यह यहाँ पर एच न्यू है तो एच न्यू बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो द फैक्ट दैट द लाइट क्वांटम हैज़ द डेफिनिट एनर्जी एज वेल एज द मोमेंटम अलाउ टू द एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, कहने का ये मतलब है कि ये कोई भी मटेरियल है जिसके पास मास है तो वो क्या कर सकता है कि उसके पास एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा। क्या होगा? एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा अगर कोई पार्टिकल है तो। और दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड फोटोन। और अगर एक ऐसा पार्टिकल है जो क्वांटा की फॉर्म में चलता है, तो अगर मैं उस क्वांटा के फॉर्म में उस पार्टिकल की बात करता हूँ जो कि यहाँ पर फोटोन के रूप में एग्जाम्पल में लिया गया है, तो कह रहा है कि द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन was the further confirmed in 1924 by the experiment of the A.H. Compton on the scattering of the X-rays by the electron. The phenomenon of the increase in the wavelength X-rays of the photons scattered by the striking the electron is called the Compton effect. In 1921, Einstein was awarded in the Nobel Prize Physics for his the contribution to द थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटे अगर मैं इन डिटेल मतलब इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर जो साफ जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, जब लाइट जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि वह एक एनर्जी की अलग अलग पैकेट से बनी हो, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और लाइट के हर क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एच न्यू होती है और उसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी होता है, एच न्यू बाई सी होता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकता हूं, या इससे एक बात तो ये पक्की है कि लाइट क्वांटम में मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी होती है। तो इससे जो बात पक्की है वो ये है कि हम पार्टिकल को एनर्जी को पार्टिकल से जोड़ सकते हैं, यानी कि हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि इजाज़त मिल जाती है
कि जिस पार्टिकल के पास एनर्जी है उसके पास मोमेंटम भी है, जिसके पास मोमेंटम है उसके पास एनर्जी भी है। यानी कि हम अगर फोटॉन को देखें या फोटॉन को हम पार्टिकल के रूप में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है, जिसको 1924 में यानी 1924 में ए.एच. काम्पटन ने मतलब कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये एक्सरे के स्कैटरिंग पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट से और कंफर्म किया था कि ये सब चीज़ें जो कंफर्म किया था, जिसमें काम्पटन जो इफ़ेक्ट का नाम आया। तो काम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा स्कैटर्ड किए गए एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ में कुछ इंक्रीजमेंट की घटना को होती है या डिक्रीज होती है, तो इसे हम काम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसे 1921 में आइंस्टीन की थ्योरेटिकल फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनके इस योगदान के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। तो इससे हमें एक पता चल गया है, अमूमन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे एक चीज़ ये पता चल गया है कि जो हमारा फोटॉन है उसके पास एनर्जी भी है और उसके पास मोमेंटम भी है। तो एनर्जी और मोमेंटम को सीधे तौर पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मोमेंटम की कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खास फीचर की बात करें तो वो फीचर है कि अगर हम मोमेंटम का रेस्ट मास देखें तो वो 0 होता है। वैक्यूम में अगर उसकी हम स्पीड देखें तो मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑलवेज मूविंग होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव होता है। अगर हम कहें देयर इज़ नो नीड टू प्रोपागेट मीडियम फॉर द प्रोपागेशन, इसको चलने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मैं और फोटोन की बात करूं तो कह सकता हूं कि ये चार्जलेस पार्टिकल है। तो और एक मासलेस पार्टिकल भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसका रेस्ट मास 0 है। और रिलेटिविस्टिक मास की अगर हम बात करें तो रिलेटिविस्टिक मास इसका आता है 1 - v²/c²। ठीक। और नो डिफिनिट कितना हो गया ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये हो गया इसका 8 नंबर। नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अगर उसको पास करें तो फोटोन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक है। और अगर मैं इसकी हर एक क्वांटा की एनर्जी की बात करूं तो h⁻, होगा कितना होगा, h⁻ होगा। और अगर मैं इसका पॉइंट नंबर ये हो जाएगा मेरा 9th हो जाएगा और ये 10th पॉइंट हो जाएगा। टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करूं तो ये जिस किसी भी पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा तो टोटल एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे क्वांटा से फोटोन से रिलेटेड कुछ या क्वांटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थे। इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यही 10 पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सम बेसिक फीचर ऑफ द फोटोन से पिक्चर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो अभी जो 10 पॉइंट हमने बात की है उन्हीं पर हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है डिटेल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको पढ़ लेना, देख लेना। वही बातें हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को काम्पटन सर के एक्सपेरिमेंट को, आइंस्टीन सर के एक्सपेरिमेंट को, इन सब चीज़ों को मतलब पढ़ा और पढ़ने के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। इन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई मटेरियल के पास मास है तो भी वो वेव नेचर रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी मटेरियल के पास कह सकते हैं कि वेव है तो भी वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब किसी मटेरियल के पास मास है तो वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए इसको बोला गया कि वो एक वेव वो एक मैटर वेव है। क्या है? एक मैटर वेव है। तो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव जो होता है वो ऐसा बिहेव दिखाता है ऑल मूविंग पार्टिकल्स कि उसके पास क्वांटम नेचर भी है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे पार्टिकल जो होते हैं उनके पास डुअलिटी का नेचर होता है। और यह बोला गया कि डी ब्रॉगली जो मैटर वेव है उसके पास डुअल नेचर है, या लाइट के पास डुअल नेचर है। इनफैक्ट अगर मैं बोलना चाहूँ एक वर्ड में तो इसका कंक्लूजन यही कुल मिलाकर आएगा। और अगर कोई मटेरियल जिसके पास मास है या मैटर है उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, जो हम कह रहे हैं कि वो उसके पास डुअल नेचर है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये 2 तरीके के लॉजिक से ही पॉसिबल हो पाया है। एक लॉजिक तो ये है कि फिजिक्स, द 2 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच द गवर्न ऑल फॉर्म ऑफ द फिजिकल इनवर्स और द मास एंड एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच गवर्न,
दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं ऑल फॉर्म ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। यानी कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी से इंड्यूस्ड होकर आइंस्टीन ने अपना मास एनर्जी रिलेशन दिया था, जिसकी वैल्यू इक्वल टू mc² होती है। और दूसरा जो है, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री पसंद है, हर एक चीज़ वो अपना एक आइडियल वे में ये सिमेट्री के साथ ये देखती है। जैसे कि हम बात करते हैं, सिंस रेडिएशन हैज ए डुअल नेचर, रेडिएशन के पास दो नेचर हैं, देयरफॉर द फ्रॉम द सिमेट्री कंसिडरेशन डी ब्रॉगली प्रिडिक्टेड द मैटर मस्ट आल्सो पॉसेस द डुअल नेचर। जो मैटर है उसके पास अपना डुअल नेचर है। कौन कौन से दो नेचर हैं? एक तो पार्टिकल का है बेटे, एक तो पार्टिकल का है और एक दूसरा वेव नेचर का है। ठीक है, दस पार्टिकल लाइक एट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc should not only the behave like mass point but they should also exhibit the wave nature when in motion। ठीक है, तो जब वो मोशन में हो तो वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि वेव एसोसिएट करता है, वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इन द मोशन आर कॉल्ड द मैटर, डी ब्रॉगली वेव्स एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटे? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब अगर मेरा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पर अगर v लिखना है तो नहीं लिखेंगे, c लिखेंगे, mc। और अगर हमारा स्पीड बहुत स्लो चल रहा है तो p की वैल्यू mv लिखेंगे। यानी कि ये जो फार्मूला है लैम्डा, वो कहीं पर h इक्वल टू h/mc भी बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv भी बन सकता है। और इस फार्मूले का नेचर और भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका नेचर बहुत लिमिटेड है, इसका नेचर और भी चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जानते हैं तो k इज इक्वल टू p²/2m है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम यहाँ से p की जो वैल्यू है 2m के रूट के साथ, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि h/√, लैम्डा इज इक्वल टू 2m के, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, h/m और m नहीं सॉरी ये p की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 2m के। ठीक, 2m के। और फिर अभी भी हम यहाँ पर इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फार्मूले को और एलिबरेट कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू हम ev भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो फॉर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2me और v ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब काम कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर पॉजिट्रॉन ले लें, यहाँ अल्फा पार्टिकल ले लें, यहाँ पर प्रोटॉन ले लें, तो उसके रेफरेंस में भी हम लैम्डा की अलग अलग फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हम गैस का पार्टिकल ले लें, तो गैस का पार्टिकल f/2 kBt होगा, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ये कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो ये बात अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m और k की जो वैल्यू है वो f/2 इंटू kBt, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा f/m और kBt, जहाँ पर ये रूट यहाँ पर लगेगा, जहाँ पर जो kV है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। और f जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 11th में आप पढ़कर इसको भूल गए होंगे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो ये होता है डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। तो मोनोटॉमिक के लिए f इक्वल टू 3 होता है, f इक्वल टू 5 होता है, f इक्वल टू इसके लिए 6 होता है। तो ये वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। और ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर आप k भी की वैल्यू यहाँ लिख दिया है। और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पर मेजर किया जा सके, केल्विन स्केल पर मेजर किया गया हो। और एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पर आप फार्मूले को मॉडिफाई आप कर भी सकते हैं। जो यहाँ पर हमें मिलेगा वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल में वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल और द वेव पार्टिकल डुअलिटी, यही बात मैं आपको इन शॉर्ट में समझा ही दिया था। यहाँ पर पूरा पढ़कर आप समझ लेना कि क्या है। और इन शॉर्ट में मैंने आपको बता भी दिया था, इज द क्वांटम कॉन्सेप्ट दैट ऑल मैटर एंड द एनर्जी एग्जिबिट the properties of the both wave like the diffraction, interference and the particles with the observed behavior depending on the experiment। ठीक है, कह रहा है कि जो वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल है वो डुअलिटी का नेचर है। क्वांटम कॉन्सेप्ट अगर आप लेते हो तो ऑल मटेरियल एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ वेव एंड पार्टिकल्स विथ द ऑब्जर्व्ड द बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर कहीं वेव मान रहे हो तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जैसा नेचर आप देख रहे होगे, और कहीं अगर आप पार्टिकल मान रहे हो तो फिर वहाँ पर आप लोकलाइज्ड पॉइंट वगैरह के कॉन्सेप्ट आप ले रहे होंगे। ठीक है, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली जो रिलेशन है उसको मैंने आपको ड्राइव करके दिखा ही दिया है, जो कि यहाँ पर फिर से एक बार आ गया है, तो देख लेना आप एक बार। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, बार बार वही चीज़ आ रहा है, मैंने इन शॉर्ट में आपको बता ही दिया कि फिनोमिना लाइक द इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, अगर ये सब फिनोमिना आपको प्रूव करना हो तो लाइट को आपको वेव मानना पड़ेगा। लाइट को क्या मानना पड़ेगा? आपको वेव मानना पड़ेगा। ऑन अदर हैंड अगर फिनोमिना आपको, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब आप प्रूव कर रहे हो कहीं पर, तो लाइट का जो नेचर आपको मानना पड़ेगा वो पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब पार्टिकल नेचर आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन पूरे कंक्लूजन से आपको निकल कर क्या सामने आता है कि लाइट के पास दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर है और एक लाइट नेचर है। इसलिए बोल दिया जाता है कि लाइट है डुअल नेचर, लाइट के पास दो नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों। आपको जो मर्जी जो आप प्रूव कर रहे हो वही नेचर आप मेजर मान लो और वही मानकर आप प्रूव कर लो। तो समटाइम्स वी हैव द लाइट वेव, समटाइम्स वी हैव अ वेव, और समटाइम्स ये एज अ वेव होगा, एज अ वेव, और समटाइम्स एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है या फोटो इलेक्ट्रिक जो ये चैप्टर था डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर कंप्लीटली सक्सेसफुली हमने आपको करवा दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं फिर एक एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी मैं आपको करवा ही दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवाया, इसलिए स्पीड में करवाया कि एक बार दो बार इसको पढ़ भी चुके होगे, तो अब देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा बस आपका। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।